अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना एवं अनुप्रयोग के समस्त पहलुओं पर एक विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा लेकर हम उपस्थित हैं। विद्यालय गुणवत्ता से संबंधित इस मॉड्यूल की संपूर्ण संकल्पना को हमारे आज के विषय के एक्सपर्ट प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सरस बनाते हुए अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा के एक्सपर्ट से आपका परिचय करवा दें। ये हैं श्रद्धा अग्रवाल जी, जो मास्टर ऑफ एजुकेशन में अपने विषय के टॉपर रही हैं। साथ ही मौजूद हैं शैक्षिक जगत में उत्कृष्टता एवं उपलब्धियों की मिसाल माननीय शीबा खान मैम। इन उत्कृष्ट शिक्षाविदों का आज की चर्चा के इन विषय विशेषज्ञों का मैं प्रमोद श्रीवास्तव भावभीना स्वागत करता हूं। आप विषय के जानने के इच्छुक सभी जिज्ञासु साथियों का भी वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए निष्ठा के मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना एवं अनुप्रयोग पर अपनी चर्चा श्रद्धा जी से इस प्रश्न के साथ शुरू करें कि विद्यालय में अधिगम संस्कृति व गुणवत्ता के विकास हेतु रचित इस मॉड्यूल के प्रशिक्षण के बाद किन बातों में आप अपने आप को सक्षम पाती हैं? नमस्ते। जैसा कि ये हमारे मॉड्यूल का नाम है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना एवं अनुप्रयोग। ये मॉड्यूल हमें विद्यालय नेतृत्व की बहुत सी बारीकियों से अवगत कराता है और इस मॉड्यूल की जो विषय सामग्री है उसके अध्ययन से हम सभी अध्यापक और साथ में विशेषकर जो संस्था प्रमुख हैं वो निम्न बिंदुओं में निश्चित रूप से सक्षम हो पाएंगे। जैसे कि अध्यापक और जो विद्यालय प्रमुख होते हैं उनकी अनेक भूमिकाएं होती हैं और उन भूमिकाओं के निर्वहन के साथ साथ एक विद्यालय नेतृत्व या अध्यापक नेतृत्व के रूप में हमारा दृष्टिकोण विकसित करने की जो समझ है वो इस मॉड्यूल के द्वारा विकसित होगी। इसके अतिरिक्त बच्चों के शिक्षण अधिगम को और प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु जो अकादमिक नेतृत्व की अवधारणा है वो क्या है, उस अवधारणा को भी हम बेहतर इस मॉड्यूल के माध्यम से समझ पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारा एक और भी उद्देश्य है, वो ये है कि विद्यालय में एक सकारात्मक वातावरण, एक खुशनुमा वातावरण बनाने की दिशा में किस प्रकार के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, ये समझ हमारी इस मॉड्यूल के द्वारा विकसित होगी और इन तीनों ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर ही इस मॉड्यूल को रचा गया है। जी सर। श्रद्धा जी मॉड्यूल के उद्देश्यों पर चर्चा कर रही थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शीबा जी के पास इस प्रश्न के साथ कि विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग के प्रशिक्षण सामग्री का फ्लो किस तरीके से चलता है? जी, जैसा कि श्रद्धा मैडम ने उद्देश्यों को बताया विद्यालय नेतृत्व से संबंधित, तो उसी के लिए जो रूपरेखा जो आउटलाइन तैयार हुई है इस मॉड्यूल में, तो उसमें सबसे पहले विद्यालय नेतृत्व को के कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि किस प्रकार से नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होती है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस पे चर्चा की गई है। साथ ही जो छात्र अधिगम है, उसमें विद्यालय नेतृत्व का क्या महत्व है। अक्सर ये सोचा जाता है कि छात्र अधिगम टीचर और स्टूडेंट इससे रिलेटेड है, पर यहाँ पे विद्यालय प्रमुख की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। साथ ही छात्र अधिगम में जो सुधार के बिंदु हैं, क्या सुधार होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए स्कूल का या टीचर को क्या अकादमिक सपोर्ट एक विद्यालय प्रमुख कर सकता है, उससे रिलेटेड चर्चा की गई है। फिर अधिगम संस्कृति के विकास पर इसमें बात की गई है और आखिर में विद्यालय विकास की योजना और उसके विभिन्न चरणों पर भी इस मॉड्यूल में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई। चलिए मॉड्यूल पर हम आगे बढ़ें, उसके पहले एक स्टेटमेंट यह इस मॉड्यूल में आया है कि पूरे विश्व स्तर पर विद्यालय नेतृत्व को
विद्यालय के संपूर्ण विकास और छात्रों के अधिगम में वृद्धि के महत्वपूर्ण सहायक के रूप में पहचाना गया है तथा यह भी जाना गया है कि विद्यालय को रूपांतरित करने में विद्यालय प्रमुखों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में श्रद्धा जी, अब आपसे यह जानना है कि इस मॉड्यूल का एक पूरे रूप से परिचय देते हुए कृपया आप हमें यह बताइए कि सशक्त विद्यालय नेतृत्व के महत्वपूर्ण मानक मुद्दे कौन-कौन से हैं? जी सर, ये मॉड्यूल हमारा विद्यालय नेतृत्व की जो अवधारणा है उसको बहुत ही सशक्त करता है और इस मॉड्यूल की जो रूपरेखा रखी गई है उसमें बहुत से ऐसे बिंदु आए हैं जो कि जिनसे हम अवेयर हुए हैं और एक विद्यालय को किस प्रकार से कुशलता से संचालित करने में विद्यालय प्रमुख या विद्यालय नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस भूमिका को समझने और उस भूमिका को सही रूप से लागू करने में भी ये मॉड्यूल हमारा बहुत सहायक हुआ है। जैसा कि मैं इसका साधारण परिचय आपको देना चाहूंगी कि इस मॉड्यूल में जो एक विद्यालय नेतृत्व वाला जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वो इस बात को ध्यान में बनाया गया है कि किसी भी विद्यालय का जो सर्वांगीण विकास होता है, वहां की जो भी इकाइयां हैं, चाहे वो एक विद्यार्थी हो, चाहे वहां के शिक्षक हो या फिर समाज हो या अध्यापक हो, इन सबको का जो समग्र रूप से एक कनेक्शन या कहा जाए कि इनके विकास और उपलब्धियों को प्रभावित करने वाला एक जो महत्वपूर्ण जरिया है वो आपका शाला का नेतृत्व होता है, यानी शाला प्रमुख होते हैं और शाला का नेतृत्व ही इन सभी के लिए इन स्कूल को पूरी तरह से रिफॉर्म करने के लिए या उनके रूपांतरण करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। एक शाला प्रमुख की ही जिम्मेदारी होती है अपने समस्त स्टाफ, अपने समस्त कर्मचारियों, शिक्षकों के बीच में एक आपसी तालमेल की भावना विकसित करना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में एक शाला प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या कह सकती हूँ कि वह भूमिका होती। इसके अलावा एक शाला प्रमुख जो है वो अपने अध्यापकों को विकट स्थितियों को किस प्रकार से हमें उनका समाधान ढूंढना है, जैसे कि वर्तमान कोविड-19 की स्थिति में एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में किस प्रकार से अपने आप को दृढ़ रखना है, निडर रखना है और आगे बढ़ना है शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में। ये मोटिवेशन एक शाला प्रमुख ही दे सकता है अपने शिक्षकों को और साथ ही साथ अभिभावकों और बच्चों को भी। इसके अतिरिक्त इस मॉड्यूल में एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका के बारे में भी बताया गया है कि एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता विद्यालय के समस्त बच्चों के अधिगम उन्नति, उनके अधिगम विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और ये अपनी क्षमताओं के आधार पे, अपने ज्ञान कौशल के आधार पे बच्चों की अधिगम विकास में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। इसके अलावा क्योंकि हमारे विद्यालय में विभिन्न परिवेश और संस्कृति के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले बच्चे आते हैं, तो उन सभी बच्चों को तालमेल किस प्रकार से बैठाया जाए, एक विद्यालय में एक अधिगम संस्कृति, यानी अधिगम संस्कृति एक संस्कार जिसको हम कह सकते हैं, वो किस प्रकार से शाला में डेवलप किया जाए कि हर बच्चा यहाँ आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और सभी के साथ समायोजित हो पाए। तो इन सभी बिंदुओं का भी समावेश किया गया है। वो कुछ मुद्दे हैं जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं, जिनको हमें जानना आवश्यक है, जो इस मॉड्यूल में दिए गए हैं। पहली बात कि विद्यालय संकल्पना, विद्यालय नेतृत्व, इसकी संकल्पना और इसका क्या अनुप्रयोग है, पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु है हमारा आपदा की स्थिति में एक विद्यालय का नेतृत्व क्या होता है, ये। इसके अतिरिक्त तीसरा जो पॉइंट है वो है कि छात्र अधिगम की अभिवृद्धि में विद्यालय नेतृत्व का क्या महत्व है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास कैसे किया जाए और संदर्भ आधारित विद्यालय विकास योजना, ये 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि इस मॉड्यूल में समाहित किए गए। इसके अतिरिक्त इस मॉड्यूल में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एक जो नेतृत्व करता है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि वह अपने शाला की परिस्थितियों को गहन अध्ययन करे, अपनी परिस्थितियों को समझे और अपने शाला की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे और उन आवश्यकताओं के समाधान हेतु अपने समस्त स्टाफ का सहयोग ले, उनके साथ आपसी परिचर्चा करे और
आंकड़ों का विश्लेषणात्मक ढंग से निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए उपयोग करे। तो इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए एक जो नेतृत्व करता है वो अपनी कुशलता से एक विद्यालय को बहुत अच्छे तरह से रिफॉर्म कर सकता है। ये मॉड्यूल हमें इन चीजों को बताता है। जी सर। श्रद्धा जी की बातों के क्रम को आगे बढ़ाएं और नेतृत्व विकास की बातें अगर देखें तो नेतृत्व विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो कहता है वो कहता है कि 7 इसके मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें यदि विद्यालय प्रमुख काम करता है तब विद्यालय बहुत जल्दी ही रूपांतरित होकर सर्वोत्कृष्ट बन जाता है। तो शिवा जी, विद्यालय विकास के इन मुख्य क्षेत्रों के बारे में कृपया आप हमें यहाँ पर बताइए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 7 बिंदुओं पर इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है। तो इन 7 बिंदुओं पर हालाँकि एक अध्यापक भी काम कर सकता है, परंतु अध्यापक क्योंकि बाहरी क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा नहीं रहता, उसका कंसर्न ज़्यादातर छात्र और क्लास से रहता है। तो यहाँ विद्यालय प्रमुख की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला जो बिंदु है, वो है विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि सबसे पहले नेतृत्वकर्ता के रूप में विद्यालय प्रमुख को आवश्यक है कि ऐसा दृष्टिकोण विकसित करे कि अगर शाला में कहीं कोई परिवर्तन जो होना आवश्यक है या उसकी प्रक्रिया के बारे में उसको पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो इससे क्या होगा, वो वृद्धि और बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए वो प्रेरित कर पाएँगे और निरंतर वो जो प्रयोग या परिवर्तन जो है उसके प्रोसेस को समझकर उसको लागू कर पाएँगे स्कूल में। अब जैसे कि कोविड-19 का ये जो आपदा का समय है, इस समय अगर कोई परिवर्तन की आवश्यकता है, अगर विद्यालय प्रमुख में ये दृष्टिकोण ही नहीं है, इस तरह का दृष्टिकोण ही नहीं है, तो ये उसके लिए एक विकट परिस्थिति हो जाएगी। तो ऐसी जो चुनौतियाँ हैं, उससे जूझने में उसको कठिनाई जाएगी। तो इसलिए ये दृष्टिकोण विकसित करना सबसे पहले अनिवार्य है। विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण का अगर विकास वो करते हैं, तो विद्यालय की जो वर्तमान बुनियादी वास्तविकता का आकलन वो कर पाएँगे, उसके लिए वो विज़न बनाने में उनको वो मदद करेगा। साथ ही इसमें उनको दल के साथ काम करना यानी सहयोगात्मक रूप से काम करना अनिवार्य है और इस तरीके से जो कार्य किया जाएगा, तो उससे प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास जो है हो पाएगा और इस दृष्टिकोण को अगर वो दिमाग में रखते हैं कि हर बच्चे का समग्र विकास करना है, तो निश्चित ही विद्यालय जो है वो अपने उद्देश्यों में पूर्ण कर पाएगा अपने आप को। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वयं का विकास। अब अगर दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं और अपने बारे में वो चिंतन नहीं रखते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोच पाते या किसी आपदा के समय या कोई चुनौती आती है, उसका सामना करने पर वो नकारात्मक विचार अगर उनके आते हैं, तो ये उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जो हमारे समग्र विकास का उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास बच्चे का उद्देश्य है या छात्र अधिगम के लिए जो एनवायरनमेंट बनाना है, तो उसके लिए उनको स्वयं पे निवेश करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। उसमें उनको स्वयं पे चिंतन करना पड़ेगा, कहाँ कमी है उस पे ध्यान देना पड़ेगा, अपना सुधार सबसे पहले करना पड़ेगा। साथ ही साथ साथियों का भी विकास करने के लिए उसे पहले अपने एक्टिविटीज़ में अपने दृष्टिकोण में विकास करना पड़ेगा। उसको पॉज़िटिव थॉट लानी पड़ेगी कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए उसे ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास ये सब होना बहुत अनिवार्य है। इसी को विकसित करने में ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरी बात है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण। अब जो अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाल केंद्रित बनाना है। तो ये जो भूमिका है, इसमें अध्यापक और विद्यालय प्रमुख को शिक्षा के उद्देश्यों को समझने और ऐसे मुद्दों पे चिंतन करने के लिए सक्षम बनाता है, जैसे कि बच्चों को विद्यालय क्यों आना चाहिए, अधिगम प्रक्रियाएँ किस प्रकार होना चाहिए या अधिगम वातावरण कैसा हो जिससे बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर पाएँ, बच्चों का ठहराव कैसे सुनिश्चित किए जाएँ। तो ये सब जो आवश्यकताएँ हैं स्कूल की और बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, इसको समझने के लिए ये जो पॉइंट है, ये बहुत उनमें संवेदनशीलता विकसित करने की कोशिश करता है। तो शिक्षण अधिगम से जुड़ी जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ हैं, जैसे कक्षाओं का अवलोकन, शिक्षकों को फीडबैक देना या विद्यालय प्रमुख एक सलाहकार, शिक्षकों के लिए सलाहकार या परामर्शदाता बनता है। तो
तो ये जो कौशल है उसमें विकसित हो पाएँगे। इस भूमिका का जो उद्देश्य है वो इनको अधिगम प्रक्रिया का इस तरह से नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है कि हर बच्चा ये सोचे कि हाँ, हम स्कूल हमें आना चाहिए। ऐसे उसको एनवायरनमेंट मिलेगा और वो उसे ऐसे टास्क अगर दिए जाएँगे लर्निंग से संबंधित कि उसको लगेगा कि हाँ, मुझे ये साझा करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने विद्यालय प्रमुख के सामने, तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेगा और विद्यालय आने के लिए प्रेरित होगा। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि एक अकेला व्यक्ति तो काम कर नहीं सकता, तो इसमें दल बनाने का भी बहुत महत्वपूर्ण है और उस दल का जो नेतृत्व है, नेतृत्वकर्ता के तौर पे विद्यालय प्रमुख ही रहता है, तो वो किस ढंग से इसका नेतृत्व करता है कि हर दल जो है, वो एनकरेज हो और काम करने के लिए प्रेरित हो। तो दल के रूप में काम करने से वो ना केवल विद्यालय के कार्य को ढंग से संपादित कर पाएँगे, बल्कि जो आने वाली समस्याएँ हैं, जो आपदा का समय है या कोई भी समस्या चाहे वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, लंबे टाइम के लिए, तो इससे निपटने के लिए उनके पास बहुत सारे नए तरीके भी आपस में डिस्कस करके ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और बहुत सारे मूल्य और कौशल एक-दूसरे से साझा करके विकसित कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है नवाचारों का नेतृत्व। नवाचार का वास्तविक में तो अर्थ ये होता है कि कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए नवाचार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो विद्यालय प्रमुख है वो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उसे सभी लोगों को शामिल करना और समावेशी वातावरण जो बनाना है, उसके तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए भी वो कई नवाचार कर सकता है। और साथ ही अगर उसके साथ के शिक्षक अगर कुछ नवाचारी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उसको प्रोत्साहित करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नवाचार करता है व्यक्ति, वो उसमें जोखिम जोखिम लेने और चिंतनशीलता और दृढ़ता, ये सब जो है ये क्वालिटीज़ रहती है। तो इन चीज़ों को अगर नेतृत्वकर्ता प्रोत्साहित करेगा, तो वो आगे भी आपके स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करने में वो टीचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। इसके साथ ही नवाचार की संस्कृति का भी निर्माण करना अनिवार्य है। इसमें शिक्षकों को और के साथ-साथ माता-पिता और समुदाय को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे एक आनंददायक अनुभव सबको प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है साझेदारी का नेतृत्व। चूँकि हम सभी जानते हैं कि बच्चे अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके अनुभव अलग-अलग हैं, जैसे कि हम पहले भी के मॉड्यूल में चर्चा कर चुके हैं। तो इनकी सामाजिक और भावनात्मक जो ज़रूरतें हैं, वो अलग-अलग हो पाती हैं। तो इनको अगर हमें विद्यालय से जोड़ना है और बेहतर तरीके से वो सीख पाएँ, तो इसमें माता-पिता, समुदाय और अन्य भागीदारों को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तभी छात्रों को जो विकास है वो सर्वांगीण रूप से हो पाएगा और वो जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं उसको एनवायरनमेंट जो उसका बनाना है रुचिकर और आनंददायी, वो उसी तरीके से बन पाएगा जब हम उनको अच्छी तरह समझ पाएँगे और इसके लिए हमें कई बार समुदाय की आवश्यकता पड़ती है, माता-पिता की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इनकी साझेदारी की इम्पोर्टेंस समझना और शामिल करना, ये एक नेतृत्वकर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर विद्यालय प्रशासन का जो नेतृत्व है, अब इसमें प्रशासन में जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है, वो प्रशासनिक और वित्तीय पहलू पे ध्यान जो केंद्रित करना है। प्रशासनिक नियमों और दिशा-निर्देशों को समझने के लिए जो वित्त, बजट और धन इनका उपयोग कैसे किया जाए, इन सब मामले में जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें विद्यालय का नेतृत्व करते हुए भौतिक और मानव संसाधनों का प्रबंधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रयोग के विभिन्न आयामों के बारे में बताता है। तो विद्यालय जो नेतृत्वकर्ता की भूमिका इसमें इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो जानकारी है इसमें समय-समय पे जो निर्णय लेना पड़ता है, तो वो सही निर्णय ले और वहाँ विद्यालय के रूपांतरण में भी नेतृत्व करने में यहाँ उनको ये मदद करता है। तो ये जो सातों मुख्य क्षेत्र हैं, ये अध्यापक और विद्यालय के प्रमुख के ज्ञान, कौशल और सकारात्मक अभिव्यक्ति के विकास में बहुत योगदान करते हैं। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट तो बच्चे ही हैं इसके केंद्र में, तो अध्यापक और विद्यालय प्रमुख बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें निरंतर कार्य फिर कर सकते हैं। विद्यालय विकास के समस्त 7 क्षेत्रों पे शिवा जी आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
ये सारी बातें काफ़ी सरसता से आपने समझाई। आपकी बातों के दौरान चुनौतियाँ, आपदा, नवाचार जैसे शब्द लगातार आए। तो इस संदर्भ में यह कहना बड़ा एक मुझे गौरव की अनुभूति है कि वर्तमान कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा में भी कई नवाचारों ने पठन-पाठन की प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया तथा आपदा को भी अवसर में बदल दिया। इससे एक बात तो यह साबित होती है कि आपदा की स्थिति में विद्यालय नेतृत्व का कार्य अधिक नवाचार और जिम्मेदारी की मांग करता है। अब श्रद्धा जी, इस संदर्भ में आपसे यह प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के लिए विद्यालय प्रमुखों में क्या गुण होने चाहिए तथा किन बिंदुओं को ध्यान रखकर इस हेतु कदम उठाना चाहिए? जी सर। जैसे कि आपदा प्रबंधन जो कि एक वर्तमान में हम देखें तो कोविड-19 के कारण एक बहुत बड़ी चुनौती है हर विद्यालय के लिए, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण जहाँ बच्चे अपने घरों में हैं और उनके माता-पिता और स्वयं बच्चे भी चिंतित हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो उतना ही चिंता का विषय हमारे शिक्षकों को और साथ ही साथ शाला प्रमुख के साथ भी है, क्योंकि वे प्रशासनिक जिम्मेदारियां तो पूर्ण कर ही रहे हैं, साथ में बच्चों के शिक्षण गतिविधि प्रभावित ना हो, वह सुचारू रूप से जारी रहे, इस क्षेत्र में भी संभव प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए या उचित क्रियान्वयन के लिए, चाहे वो अध्यापक हो या फिर शाला प्रमुख हो, उनमें कुछ गुणों का होना नितांत आवश्यक है। जैसे कि पहला महत्वपूर्ण गुण ये है कि सकारात्मक सोच, क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत तभी होती है जब हमारे मन में उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग हो कि अगर ऐसा करने से निश्चित रूप से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। जहां हमारी निगेटिव थिंकिंग होगी तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण तो यही है कि हम स्वयं पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। दूसरा महत्वपूर्ण है नवाचारी होना। जैसे मैडम ने कहा कि नवाचारी सोच रखना, क्योंकि परंपरागत तरीके हमारी इस आपदा की स्थिति में कार्य नहीं कर रहे। हम बच्चों के साथ फेस टू फेस लर्निंग की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे बहुत से नवाचार अभी इन दिनों हुए भी हैं और आगे भी होते रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों की नवाचारी सोच ही है, हमारे शाला प्रमुख की नवाचारी सोच ही है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई आज भी निर्बाध रूप से जारी है। तो ये एक महत्वपूर्ण गुण है हमारे शिक्षकों के लिए। इसके अलावा रचनात्मक विचारों को मूर्त रूप दे देना, क्योंकि हमारे बहुत से हमारे शिक्षक हैं, हमारे शाला प्रमुख हैं जो कि बहुत ही क्रिएटिव सोच सकते हैं और सोचते भी हैं। तो उसको साकार रूप देने का कार्य करना भी हमारे शिक्षकों को आना बहुत आवश्यक है। साथ में, क्योंकि ये महामारी या आपदा की स्थिति में अकेला शिक्षक या समस्त शाला परिवार अकेला कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि समुदाय और अभिभावकों के साथ भी एक तालमेल, एक सहयोग स्थापित किया जाए, और साथ ही एक संचार के माध्यम जो कि वर्तमान स्थिति में बहुत प्रभावशाली साबित हुए हैं, इन संचार के माध्यमों की समझ का विकसित होना भी हमारे शिक्षकों और साथ ही शाला नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये तो कुछ गुण है जो कि एक शाला अध्यापक और शाला प्रमुख दोनों में होने चाहिए। लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताने जा रही हूँ आपको, जो कि एक शाला प्रमुख की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है या उसे अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे पहला कार्य तो ये है कि क्योंकि शाला के अंतर्गत जो हमारा बच्चे आते हैं, हमारे अभिभावक भी आते हैं और समुदाय भी आते हैं और साथ ही हमारा शिक्षक गण आते हैं, तो इन सभी को सम्मिलित रूप से लेते हुए परस्पर संवाद स्थापित करना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होने से ना ही हम अभिभावक को अपनी बात समझा सकते हैं और ना ही अभिभावकों की समस्या को हम स्वयं समझ सकते हैं। तो ये जो कहा जाए कि एक बातचीत का माहौल स्थापित हो, जिससे एक दूसरे की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए आगे बढ़ना, इसके लिए जरूरी है कि एक प्रभावशाली संवाद स्थापित करना शाला प्रमुख के लिए आवश्यक हो जाता है। दूसरा कि विद्यालय स्तर पर जो भी बच्चे हमारे स्कूल में हैं, तो शाला प्रमुख को हर बच्चे के बारे में जानना या हर बच्चे से संपर्क करना, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या फिर गृह संपर्क के माध्यम से हो, वो किया जाना चाहिए, और किया जाना भी एक योजनाबद्ध तरीके से हो, ताकि हर बच्चे के साथ एक नियमित समय अंतराल में शाला प्रमुख की बातचीत हो पाए और वो उनसे उनके बारे में जान पाए। इसके अलावा
एक शाला प्रमुख की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये भी हो जाती है क्योंकि हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे जिस विषय का अध्यापन कार्य कर रहे हैं उस विषय के लर्निंग आउटकम की जानकारी हो, ताकि उसके अनुरूप विद्यालय में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा सके और बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई को अपनी जारी रख सके। इसके अलावा क्योंकि वर्तमान स्थिति में समुदाय और परिवार का सहयोग लेना भी बहुत आवश्यक हो गया है। बच्चों के माता पिता, उनके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, दादा दादी या नाना नानी, उनका भी सहयोग हमें लेना है और बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करवाए जो कि बच्चे घर में रहकर अपने बड़ों के संपर्क में या बड़ों से समझ कर सके। तो ऐसी गतिविधियों को प्लान करना और शिक्षकों के माध्यम से उसको क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी भी शाला प्रमुख की हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण कि बच्चों को शिक्षकों को और स्वयं शाला प्रमुख स्वयं और अध्यापकों को आईसीटी के जानकारी रखना, क्योंकि वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक के आधार पर ही हम अपने पढ़ाई के जो शिक्षण क्रियाविधि है उसको जारी रख सकते हैं। तो इनकी समझ हमारे सभी शिक्षकों में भी विकसित हो और शाला प्रमुख में भी हो, तो ऐसी गतिविधियों को प्लान किया जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपदा की स्थिति में भी शाला प्रमुख बहुत से इन बिंदुओं को अपनाकर बहुत ही कुशलता से शाला का नेतृत्व कर सकते हैं। जी सर। इस मॉड्यूल के गहन प्रशिक्षण से एक बात तो हमें पता चली है कि लीडर बाय पोजीशन के अपने कार्य में यदि हम स्वप्रेरणा, रुचि, गतिशीलता, पहल लेने की क्षमता इत्यादि का समावेश कर ले तो हम लीडर बाय एक्शन भी बन सकते हैं। लीडर बाय एक्शन जो होता है वह हर समस्याओं व चुनौतियों का रचनात्मक और स्थायी हल ढूंढने वाला होता है और उसका व्यवहार निष्पक्ष, पारदर्शी, समानुभूति व आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। तो शीबा जी, इस बारे में हम चाहते हैं कि आप चर्चा को थोड़ा और विस्तारित कीजिए। जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया लीडर बाय पोजीशन और लीडर बाय एक्शन। तो इसको थोड़ा-सा और जैसा आप चाह रहे हैं विस्तार पूर्वक चर्चा करना, तो पहले मैं लीडर बाय पोजीशन के बारे में बताऊँगी कि ये एक जो लीडर बाय पोजीशन होते हैं, मतलब ये एक तरह से प्रशासक या प्रबंधन की तरह काम करते हैं। उनका जो मुख्य जो सेंटर पॉइंट होता है, उनका ध्यान रहता है कि विद्यालय उनका बढ़िया तरीके से चल रहा है और कक्षाएँ नियमित चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, प्रशासनिक और वित्तीय रिकॉर्ड अच्छे से बने हुए हैं, जो उनके मुख्य कार्य हैं, उस पे वो ध्यान देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कुछ खास टीचर्स या कुछ अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उनका ध्यान जाए, उनसे वो कॉन्टैक्ट में रहे, ये हो सकता है। और या फिर ये समझ लीजिए कि कोई ऐसी समस्या आए, कोई विषम परिस्थिति आए, जैसे अभी मैडम बात कर रही थी, तो उसमें कुछ वो वर्तमान समस्याओं का निवारण वो कर लेते हैं। अ, अब ज़रूरी नहीं है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो या बहुत दीर्घगामी उसमें योगदान हो, तो ये ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हम लीडर बाय एक्शन की बात करें, तो ये विद्यालय नेतृत्वकर्ता होने के साथ-साथ ये अपने कार्य व्यवहार से भी नेतृत्वकर्ता होते हैं। यानी अपने एक्शन से भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं ये स्कूल को। तो इसमें ये प्रशासनिक और प्रबंधन आवश्यकताओं के बाहर जाकर आत्मविश्वास पूर्ण जो एक्टिविटी है उसके द्वारा वो अपने एक्शन लेते हैं। इनमें इनका जो कदम होता है उसमें सारे शिक्षकों को और भागीदारों को, चाहे वो समुदाय के रूप में हो, माता-पिता के रूप में हो और छात्रों के साथ मिलकर वो विज़न का निर्माण करते हैं और जो भी चुनौती आती है, जो भी समस्या आती है उसका रचनात्मक रूप से हल निकालने का ये लोग प्रयास करते हैं। साथ ही सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि चूँकि वो सिर्फ़ पोज़ीशन उनके दिमाग में नहीं रहती, एक्शन भी है, वो कार्य भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो टीचर्स की भी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके द्वारा जो उनके विचार हैं, उस पे भी अमल करते हैं और उसको रचनात्मक ये जो स्कूल में जो नीड रहती है सुधार की छात्र अधिगम में, उसमें उनके जो आइडियाज़ हैं उसको अप्लाई करते हैं। फिर हर छात्र के ऊपर उनका ध्यान रहता है, चाहे वो क्लास में भले ही पढ़ाते ना हो मगर ध्यान उनका कि किस छात्र की क्या आवश्यकता है, इस रूप में उनका ध्यान रहता है। तो इसके लिए उनमें आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है और
लीडर बाय एक्शन के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट जो इस मॉड्यूल में बताया गया है कि इनमें ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जैसे आपने बताए थे कि कुछ ऐसे गुण कि पहलकर्ता होना उनको आवश्यक है कि पहल जब वो करेगा, एक लीडर पहल करेगा तो उसके बाकी के लोग उसको लेके उस पॉइंट को लेके एक्शन भी करेंगे। फिर स्व-प्रेरित होना भी ज़रूरी है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि स्वयं पे निवेश करना, अपने आप पे आत्म सुधार करना। जब वो आत्म सुधार करेगा, अपने ऊपर चिंतन करेगा तो स्वयं जब प्रेरित होगा तभी वो दूसरों को प्रेरित कर पाएगा। फिर अभिप्रेरित करता होना ज़रूरी है, आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है। साथ ही अध्यापकों और विद्यालय के अन्य भागीदारों जो हैं उनके साथ उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अगर पोज़ीशन को लेके चलता है, तो वो तो ये सोचता है कि जो मैं ऑर्डर दूँगा वो उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्शन के साथ चलता है तो वो अपने प्रभाव से प्रभावित करता है अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को। और अगर इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर हम ज्ञान के विषय में बात करें, तो इस क्षेत्र में प्रशासनिक और वित्तीय नियमों में उनको पारंगत होना ज़रूरी है, उसमें उनकी समझ गहरी विकसित रहना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है उसमें शिक्षण शास्त्र में उनको विषय वस्तु ज्ञान और उसके प्रयोग पर भी समझ को विकसित करना ज़रूरी रहता है। तीसरा पॉइंट है कौशल के क्षेत्र को अगर हम देखें तो उनमें संवाद की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को समाधान करने की और जैसा भी मैडम ने बताया कि आईसीटी संबंधी तकनीकों में भी उनकी दक्षता हासिल होना ज़रूरी है। अब इन तीनों पॉइंट में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो है नई अभिवृत्तियाँ या दृष्टिकोण विकसित करना। इससे जो है वो एक ये अग्र सक्रिय नेतृत्वकर्ता इनको बनाता है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं जैसे सकारात्मक सोच होना उनमें अनिवार्य है, या जैसे अभी बताया था पहल करना, स्वयं पहल करे तो फिर आगे उसके प्रोसेस उसमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। फिर इसमें सहयोगात्मक अभिवृत्ति भी होना अनिवार्य है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो उसमें जो सकारात्मक सोच रहेगी तो उससे जो एक एनवायरनमेंट बनेगा टीचर्स में भी और माता-पिता और समुदाय में भी ये इसका प्रभाव पड़ेगा कि हर बच्चा सीख पाएगा और साथ ही साथ वो ये अगर विश्वास रखता है कि शिक्षक स्वयं भी अपना व्यावसायिक विकास कर सकते हैं, तो इससे टीचर्स भी बहुत एनकरेज होंगे और शिक्षा जो वातावरण है, स्कूल का वातावरण वो बहुत ही लर्निंग रिलेटेड बहुत ही बढ़िया बनेगा और वो बहुत ही विद्यालय उन्नति करे। बहुत ही सार्थक चर्चा करते हुए मॉड्यूल के इस पॉइंट पे प्रभावशाली विद्यालय नेतृत्व और अध्यापक नेतृत्व के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में श्रद्धा जी आपसे जानने की हम सबकी इच्छा है, तो कृपया प्रकाश डालें। जी सर, जैसे कि अभी शिवा मैम ने बताया कि प्रभावशाली नेतृत्व किस प्रकार से विद्यालय का ट्रांसफर कहा जाए कि रिफॉर्मेशन कर देता है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर पुनः मैं एक बार दृष्टि देना चाहूंगी। जैसे कि पहल करना मतलब है कि शुरुआत करना, सबसे पहला कदम बढ़ाना, क्योंकि जहां पहला कदम जब उठता है तो उसके कई फॉलोअर पीछे होते हैं जो को फॉलो करना चाहते हैं। तो पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन चुनौती होती है शाला प्रमुख के लिए। तो अगर शाला प्रमुख में या इसका नेतृत्व करने की, आगे बढ़ के काम करने की क्षमता है, तो बहुत बढ़िया ढंग से वो अपने विद्यालय को क्रियान्वित कर सकता है। इसके अतिरिक्त सकारात्मक दृष्टिकोण, जो कि बार-बार हम सभी उठा रहे हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना तो किसी भी गतिविधि को आगे बढ़ाना सक्षम नहीं हो सकता। स्वप्रेरित होना, स्वप्रेरित जैसा शब्द इसका है स्व और प्रेरणा, मतलब हम अपने आप को स्वयं अपने प्रेरित हों, और ये प्रेरित कैसे होंगे? आत्मचिंतन के माध्यम से। जब हम स्वयं आत्मचिंतन करेंगे, हमारे शाला प्रमुख आत्मचिंतन करेंगे या हमारे अध्यापक चिंतन करेंगे कि हमें कहाँ कमी है और कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है, कि किन गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को और प्रभावी बनाया जा सकता है, तो हम स्वयं अच्छा करने की दिशा में प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार से स्वप्रेरित होना भी एक महत्वपूर्ण हमारा कुशल नेतृत्वकर्ता का एक महत्वपूर्ण गुण है। परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, क्योंकि परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है कि तुरंत हम चाहें और हो जाए। कई बार हमें उसके लिए बहुत कहा जाए कि उसकी हार का भी सामना करना पड़ता है।
लेकिन हमें उसके लिए सतत प्रश्नशील रहना है, उसको आगे बढ़ाते रहना, हार ना मानना। एक जुझारूपन होना जिसे मैं कह सकती हूँ, तो वो ये भी एक कहा जाए कि विद्यालय नेतृत्वकर्ता का महत्वपूर्ण गुण है। अब थोड़ी मैं बात करूँगी अध्यापक नेतृत्व में, क्योंकि अध्यापक का जो दायरा है वो थोड़ा सीमित होता है। अध्यापक का दायरा कक्षा तक विशेषकर होता है, जहाँ पर उसका संबंध मुख्यतः बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से होता है, और साथ ही साथ वो स्वयं की भी अधिगम वृद्धि करता है, और साथ ही बच्चों की अधिगम वृद्धि हेतु भी विभिन्न तरीकों को अपनाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि अध्यापक नेतृत्व के लिए हमें समझना आवश्यक है, जैसे कि प्रयोग धर्मिता और नवाचारों का प्रयोग। प्रयोग करना, प्रयोग करके ही तो हमें सार्थक परिणाम भी मिल सकते हैं। तो हम अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के साथ जब हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। नवाचारों की भी पहल करना, क्योंकि शुरुआत तो टीचर से ही होगी, क्योंकि विद्यार्थी तक पहली पहुंच जो है वो एक टीचर की ही होती है। तो नवाचारों की शुरुआत करना भी उसके लिए आवश्यक होता है। चिंतनशील अभ्यासकर्ता बनना, जैसे कि एक शाला प्रमुख के लिए चिंतनशील होना आवश्यक है, वैसे ही एक अध्यापक के लिए भी चिंतनशील होना आवश्यक है। इसका अभ्यास करके वो इसमें कुशल अभ्यासकर्ता बन सकता है। सीखने सिखाने का संवाहक, संवाहक का मतलब होता है एक दिशा से दूसरी दिशा तक फैलाना विस्तृत रूप से, क्योंकि हमें जो शिक्षण अधिगम है वो कक्षा तक ही हमारा सीमित ना रहे, हमारे बाहर हमारे समुदाय तक भी जाए और सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो अनवरत जारी रहे। साथ ही में ही बच्चों को गतिविधियां करने के लिए हमें स्वतंत्रता भी देना है, और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उत्साहित करने का जो कौशल है या गुण है वो भी हमारे अध्यापक के नेतृत्व को प्रबल बनाता है। तो ये कुछ पहलू थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। जी सर। मॉड्यूल पर आगे बढ़ते हुए कुछ रिसर्च की तरफ देखते हैं। तो ये रिसर्च ये बताते हैं कि छात्र अधिगम के संदर्भ में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और यह छात्र अधिगम पर सीधा प्रभाव, मध्यस्थ प्रभाव, पारस्परिक प्रभाव एवं प्रतिलोम प्रभाव डालता है। तो शिवा जी, अब आप इसके महत्व पर कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपने ये विद्यालय छात्र अधिगम पर विद्यालय नेतृत्व के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव बताए हैं, सीधा प्रभाव, मध्यस्थ प्रभाव, पारस्परिक प्रभाव और प्रतिलोम प्रभाव। मैं इसी को थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी। सीधा प्रभाव की अगर हम बात करें तो विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में या विद्यालय प्रमुख के रूप में जो विद्यालय प्रमुख की जो भूमिका होती है वो अध्यापकों का सहयोग और परामर्श करने के साथ-साथ यहाँ जो सीधा प्रभाव है उसमें वो शिक्षण कार्य में भी स्वयं शामिल होता है। तो जो नेतृत्वकर्ता शिक्षण कार्य में स्वयं जब संलग्न होते हैं, तो उनकी जो शैक्षिक क्षमता है, उसका छात्र अधिगम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जो विद्यालय नेतृत्वकर्ता है, उनका कार्य सिर्फ़ अपनी ही कक्षा के अधिगम को अनुकूल वातावरण बनाना उनके लिए अनिवार्य नहीं रहता, बल्कि वो पूरे विद्यालय के वातावरण को छात्र अधिगम के अनुकूल बनाने सुनिश्चित करते हैं। तो अगर वो ये प्रिंसिपल के रूप में या एचएम के रूप में वो डायरेक्ट अगर बच्चों से को पढ़ाता है तो उनकी आवश्यकताओं को भी बहुत अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं और उसके द्वारा वो विद्यालय की जो आवश्यकता है छात्र अधिगम को बढ़ाने या उसको सुधार करने के लिए उसमें ज़्यादा अच्छे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अब दूसरी अगर हम बात करें मध्यस्थ प्रभाव की, तो इसमें मान लीजिए वो डायरेक्ट बच्चों को नहीं भी पढ़ाते हैं, तो दूसरे तरीके से एक शिक्षक के द्वारा मध्यस्थता का ये रोल अदा करके वो इस कार्य को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे कि अध्यापकों को वो अकादमिक सहयोग दे सकते हैं, उनके परामर्शदाता बनकर भी विद्यालय के प्रमुख जो है वो छात्र अधिगम को बढ़ा सकते हैं। साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वो सहयोगात्मक कार्य योजनाएँ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से वो मध्यस्थ का रोल अदा करके भी वो प्रभावित कर सकते हैं छात्र अधिगम को। अब तीसरी हम बात करें पारस्परिक प्रभाव, तो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले वाले सीधा प्रभाव की बात, तो सीधा प्रभाव में वो डायरेक्ट बच्चों से चूँकि जुड़े हुए हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, तो उनका आकलन करने में भी इनको ज़्यादा आसानी रहेगी।
विद्यालय नेतृत्वकर्ता को कि छात्र किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन-सी जो शिक्षण पद्धति उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है और ज़्यादा अच्छी तरीके से अधिगम को बेहतर बना रही है। फिर अगर हम बात करें दूसरे प्रभाव की, मध्यस्थ प्रभाव के रूप में अगर विद्यालय नेतृत्वकर्ता शामिल है तो पारस्परिक रूप में उसका जो छात्रों की शैक्षिक ज़रूरतें और उसकी रुचियाँ और उसकी अधिगम क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें टीचर के द्वारा भी उसको नॉलेज प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो टीचर को बीच में अकादमिक सहयोग भी दे रहा है, योजना बनाने में मदद कर रहा है। तो इस तरीके से भी वो बच्चों की आवश्यकता को जान सकते हैं और सकारात्मक रूप से वो कार्य कर सकते हैं। अब इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें कि अगर नेतृत्वकर्ता का टीचर के साथ या बच्चों के साथ संवाद कम है, तो वो छात्रों की आवश्यकताओं को वो ना समझ पाएँगे, ना ही उनमें पारस्परिक प्रभाव जो है वो उत्पन्न हो पाएगा। अब एक इसमें उदाहरण बताया गया, उस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि विद्यालय नेतृत्वकर्ता या और अध्यापक जो है, वो पारस्परिक सहयोग से अधिगम कार्य करने के बावजूद कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका लर्निंग जो है वो संतोषप्रद नहीं है। वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से पद्धति जो उपयोग की जा रही है या जिस ढंग से पढ़ाया जा रहा है। तो वो जो ऐसा लगता है उनके जो आउटपुट निकल के जो आ रहा है कि ये तकनीक पर्याप्त नहीं है उनके लिए। तो अब यहाँ पर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, शिक्षा अधिगम में जो प्रक्रियाएँ या तकनीक में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो ये समझ विद्यालय प्रमुख को अपने अध्यापकों को उनके ज्ञान और व्यावसायिक कौशल को विस्तार करने देने में प्रेरित कर पाएगी और ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से छात्र अधिगम स्तर अध्यापक और नेतृत्वकर्ता के अभ्यास को बेहतर करने में योगदान देता है। तो इससे विद्यालय नेतृत्व और अध्यापक नेतृत्व दोनों को ही मजबूती प्रदान होगी। अब हम चौथे प्रभाव की बात करें, प्रतिलोम प्रभाव। इसको सीधा प्रभाव के विपरीत प्रभाव भी कह सकते हैं। सीधे प्रभाव में हम देखते हैं कि विद्यालय प्रमुख जो है वो छात्र अधिगम पर सीधा प्रभाव डालते हैं, परंतु विपरीत प्रभाव में छात्र विद्यालय नेतृत्व और उनके क्रियाकलापों पर असर डालते हैं। अब कैसे डाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए क्लास में कोई विलक्षण बच्चा है, तो वो अपने जो क्लास में जो प्रोसेस चल रही है, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें डिस्टर्ब करेगा, उसको प्रभावित करेगा। अब उसके सीखने की आवश्यकता है चूँकि बाकी कक्षा में बच्चों से अलग है, उसका बौद्धिक स्तर अलग है। तो ऐसे में अब टीचर को और विद्यालय प्रमुख को यहाँ इम्पोर्टेंट है कि उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन करने होंगे जो हो सकता है कि अध्यापक सोच भी नहीं सकता जिसके बारे में कि हमें क्या परिवर्तन करना है, उसका ऐसी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है वो। या उसकी ऐसी जगह रुचि है और उसकी प्रतिभा ऐसी है जिसमें वो शिक्षक नहीं सोच पा रहा है इसमें। तो यहाँ पर भी नेतृत्वकर्ता के रूप में आवश्यक है कि वो टीचर का सपोर्ट करे और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे या ऐसी शिक्षण पद्धतियों के बारे में बताए या कुछ ट्रेनिंग ऐसी व्यावसायिक कौशल उनका विकसित करने में उनकी हेल्प करे कि जिसमें बच्चे को मतलब सबके साथ समावेशित होने में सहयोग मिल सके। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार टीचर को भाषाई विविधता, जैसे मान लीजिए वो पूर्व के जो विद्यालय में था, तो वहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं आई हो, लेकिन आज के जो विद्यालय में अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो वहाँ पे भाषाई विविधता है, जिसका सामना अब उनको अचानक करना पड़ रहा है और वो उस लैंग्वेज पे उनका कमांड नहीं है। या फिर कुछ नए और सुगम अधिगम की रणनीति उनको बनानी पड़ेगी। तो ये एक नई चुनौती होगी जिस पे खरा उतरने के लिए अध्यापक को अपने ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति में वृद्धि करना पड़ेगा। अब ये है प्रतिलोम प्रभाव। छात्र के जो एक्टिविटी है उसकी वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ रहा है, पूरी शिक्षण पद्धति को बदलना पड़ रहा है या अध्यापक और विद्यालय प्रमुख को, तो ये इसको हम प्रतिलोम प्रभाव कहेंगे। इस प्रकार के जो छात्र रहते हैं, ये विभिन्न अधिगम संबंधी आवश्यकता और उनके प्रति भाग करने के तरीके अध्यापक और विद्यालय नेतृत्व पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो हमने देखा कि इस तरीके से ये चारों प्रभाव कैसे स्कूल के एनवायरनमेंट में इम्पोर्टेंट भी हैं और किस तरीके से प्रभावित करते हैं और यहाँ नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका है, वो किस तरीके से इनको अपने एक्टिविटी के द्वारा
छात्र अधिगम को बेहतर बना सकता है। चलिए अगले प्रश्न के रूप में श्रद्धा जी आपसे आग्रह है कि छात्र अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व के बारे में आप हमें बताएं। साथ ही आप हमें बताएं कि अकादमिक नेतृत्वकर्ता की मुख्य भूमिकाएं क्या होती हैं। जी सर, इस मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो अकादमिक नेतृत्व की समझ विकसित करना भी था। अकादमिक नेतृत्व से की जो परिभाषा इसमें दी गई है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अकादमिक नेतृत्व से तात्पर्य विद्यालय प्रमुख के उन ज्ञान, कौशल और अभिव्यक्ति से होता है जिनके माध्यम से विद्यालय को उसका कहा जाए कि उसको रूपांतरित किया जा सकता है, यानी बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये कहलाता है अकादमिक नेतृत्व। अकादमिक नेतृत्व जो है वो शाला के शिक्षकों को भी एक अकादमिक सहयोग प्रदान करता है, उनको व्यवसायिक उन्नति के लिए सहयोग देता है, मार्गदर्शन देता है। इसके अलावा जिस प्रकार से एक विश्वास हमारे बच्चों का अपने टीचर्स के प्रति होता है, अपने संस्था प्रमुख के प्रति होता है, वैसा ही विश्वास अकादमिक नेतृत्वकर्ता अपने बच्चों यानी विद्यालय के हर छात्र पे रखता है कि हर बच्चा कुछ कर सकता है, हर बच्चा करने में सक्षम है और बहुत ही बेहतर कर सकता है। तो ये सोच अकादमिक नेतृत्वकर्ता में होती है और साथ ही यह विश्वास केवल बच्चों में ही नहीं, साथ में उसे अपने शाला में कार्यरत अध्यापकों के लिए भी होती है कि हमारे अध्यापक बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, उनमें बहुत ही अच्छी अधिगम अभिवृद्धि विकसित हो सकती है। ऐसी सोच एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता का महत्वपूर्ण गुण है। इसके अलावा जो शाला की जो निरीक्षण प्रक्रिया है या शिक्षण अभ्यास है उसमें भी सहयोग प्रदान करने का कार्य भी अकादमिक नेतृत्वकर्ता करता है। इसके अलावा क्योंकि हमारे जो अकादमिक नेतृत्वकर्ता है या संस्था प्रमुख है वो अधिकतर प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों में एक अध्यापक की भूमिका को भी निर्वाह करता है, यानी अध्यापक और संस्था प्रमुख दोनों ही भूमिकाओं को वो जिम्मेदारी पूर्वक करता है। तो जब वह अध्यापक की भूमिका में होता है तो एक अध्यापक के समक्ष कौन सी चुनौतियां आती हैं जिनको वह कक्षा में पेश करता है, बच्चों के प्रति हो या समुदाय या अभिभावकों के प्रति, उन चुनौतियों को भी वो महसूस करता है और महसूस करके उसके उचित समाधान के लिए अग्रसर होता है। तो अकादमिक नेतृत्वकर्ता के इन गुणों पे मैंने चर्चा करी। इसके अलावा इसकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं और भी हैं, इन भूमिकाओं को मैं बिंदुवार बताना चाहूंगी। जैसे कि पहली भूमिका है अकादमिक नेतृत्वकर्ता की छात्र अनुकूल अधिगम वातावरण का निर्माण, अर्थात छात्र के अनुकूल शिक्षण परिस्थितियों को निर्मित किया जाए जहां पर रहकर वह बहुत ही कहा जाए कि एक बहुत ही अच्छे वातावरण में अपने शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। इसके लिए विद्यालय नेतृत्वकर्ता क्या कर सकते हैं? पहला तो ये कि विद्यालय में सीखने का जीवांत वातावरण निर्मित करे। जीवांत से तात्पर्य है कि ऐसा वातावरण जहां बच्चों को सब कुछ बनावटी ना लगे बल्कि ऐसा लगे कि वो लिविंग देख रहे हैं, लिविंग जीवन को महसूस कर रहे हैं। इसके लिए प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जा सकता है, कक्षा वातावरण को रोचक बनाया जा सकता है। दूसरा, शिक्षकों को और स्वयं को, जैसे मैंने अभी कहा था, शिक्षक और स्वयं को आईसीटी को समझना और उसको सीखने की पर जोर देना। पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान से बाहर जाकर बच्चों को बाहरी वातावरण का अनुभव कराने की सुविधा देना और साथ ही बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही महत्व देना। तो इस तरीके से छात्र अनुकूल अधिगम वातावरण विकसित किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है अध्यापकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना, क्योंकि अध्यापक डायरेक्ट बच्चों के साथ कोरिलेट करता है। तो कई बार बच्चों की बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि भावनात्मक समस्या, संज्ञानात्मक समस्या या भाषाई समस्या, जिनसे हमारा अध्यापक दो चार होता है उसका सामना करता है। तो ऐसी स्थिति में एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता को अध्यापक का सहयोग देना, उसका उचित मार्गदर्शन करना भी आवश्यक है ताकि वह बच्चों को उचित तरीके से समझ सके। तीसरा है अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं सलाह। एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता, क्योंकि शाला का मुखिया है,
तो उसका दायित्व हो जाता है कि वह अपने अध्यापकों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित भी करे और जहां आवश्यक है उसे उचित सलाह भी दे। कई बार कक्षा निरीक्षण के दौरान अगर शाला प्रमुख कुछ पाते हैं कि यहाँ पर शिक्षक को प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, तो वह उसे क्लास के बाहर संवाद के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं और उनको उचित दिशा की ओर अग्रसर करने में सहयोग दे सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों से वह अध्यापक की समस्या को दूर करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण भूमिका है कि साथी अध्यापकों के साथ मिलकर शैक्षणिक कैलेंडर का निर्माण, क्योंकि शाला की में बहुत सी गतिविधियां होती हैं और उनके उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि उसका एक नियमवार बिंदुवार कैलेंडर निर्मित किया जाए। तो इन गतिविधियों के लिए समस्त शाला स्टाफ के सदस्यों के आपस में चर्चा परिचर्चा, एक दूसरे की राय लेकर एक निर्णय पर पहुंचकर उचित तरीके से कैलेंडर का निर्माण किया जाए, जिससे समस्त शैक्षणिक गतिविधियां समयानुसार संचालित हो सके। तो ये कुछ भूमिकाएं हैं जो कि हमें इस मॉड्यूल से प्राप्त होती हैं। जी सर। अकादमिक नेतृत्व के बारे में श्रद्धा जी बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रही थी। इसी संदर्भ में अकादमिक सहायता प्रदान करने की एक प्रदर्शन गतिविधि मॉड्यूल में भी बताई गई है। तो शिवा जी कृपया इसकी सारगर्भित चर्चा कर इसमें अध्यापक व नेतृत्वकर्ता के निहित गुणों के बारे में आप हम सबको प्लीज बताइए। जी, पहले ये जो इसमें प्रदर्शन गतिविधि बताई गई है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें रोल लिए गए हैं, एक डॉक्टर कश्यपी हैं, डॉक्टर चारू है। तो इसमें डॉक्टर कश्यपी ने संस्था प्रधान की भूमिका निभाई है और डॉक्टर चारू जो हैं वो एक अध्यापिका की भूमिका निभा रही है और इन दोनों के कन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है कि ये जो डॉक्टर चारू है ये मतलब बता रही है कि विद्यालय में वो नई-नई आई हैं। अब वो नए-नए आने पर उनको किन समस्याएँ उनको वहाँ आ रही हैं, तो वो डिस्कस कर रही हैं अपने संस्था प्रमुख से। तो वो ये बताती हैं कि चौथी और 5वीं कक्षाएँ वो ले रही हैं और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है उस कक्षाओं में, मतलब 45 और 32 बच्चे हैं। तो उसमें जो उन्हें समस्याएँ आ रही हैं कि कक्षा शिक्षण में जो बच्चे हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं, ध्यान केंद्रित करने में भी काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जबकि वो ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय होके बैठी है, कक्षा अधिगम, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में वो काफ़ी प्रयास भी कर रही हैं, जैसे समूह गतिविधि भी कर रही हैं, अभिनय, नाटक ये सब कर रही हैं। फिर भी कुछ बच्चे इसमें शामिल नहीं हो पा रहे, तो इस समस्या को वो डिस्कस कर रही हैं अपने शाला प्रमुख से। तो शाला प्रमुख फिर डिस्कस करते हुए उनसे पूछती हैं कि आप इस समस्या पे क्या विचार उन्होंने किया और क्या वो हल निकाल पाई हैं। तो उन्होंने देखा कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो जिस स्कूल से आई थी उन्हें जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि पूर्व संस्था में तो जो कक्षा से भिन्न भाषा है उसकी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय भाषा है वो टीचर का उस पे कमांड नहीं है, तो ये एक दिक्कत जा रही है। दूसरा बच्चे जो है मोबाइल और फ़ोन में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो टीचर को ये दिक्कत जा रही है, जो 2 समस्याएँ जा रही हैं कि पहली तो भाषाई विभिन्नता की समस्या और दूसरी जो गैर पारंपरिक संसाधन हैं, जिनका आज तक टीचर ने उपयोग नहीं किया था, जैसे मोबाइल या इंटरनेट वग़ैरह हो गया। तो इसमें वो अपने आप को असमर्थ पा रही हैं, तो वहाँ वो एक संस्था प्रमुख से चाह रही हैं कि क्या मैं करूँ? तो इसमें संस्था प्रमुख उन्हीं को कहती है कि आपने क्या सॉल्यूशन देखा है, सोचा है इसके बारे में? तो डॉक्टर चारू उसका सॉल्यूशन भी बता रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक टीचर अगर समस्या के बारे में सोच रही है, उसके सामने जो समस्या आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी उसके पास है। वो एक तो पहले जो उसकी दिक्कत है उसके लिए वो कह रही हैं कि कोई वहाँ का समुदाय के कोई व्यक्ति को कुछ दिन के लिए अगर समुदाय से बात करनी पड़ेगी और कोई व्यक्ति अगर वहाँ स्थानीय भाषा के ऊपर मतलब बच्चों को समझा सके क्योंकि उनका कमांड नहीं है उस पे, तो कुछ दिन वो हेल्प हो जाएगी। साथ ही वो स्वयं भी प्रयास कर रही हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के वो कुछ अवसर ऐसे तलाश कर रही हैं जिससे बच्चों को मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के माध्यम से भी वो पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं को रुचिकर रूप से समझ सकें।
तो ये बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएटिंग है, जिसको संस्था प्रमुख बहुत एप्रिशिएट करती हैं कि आपने इतने अच्छे उसमें समाधान भी निकाले, साथ ही वो कुछ परामर्श भी देती हैं कि स्वयं प्रभा चैनल और किशोर मंच और रेडियो पर ज्ञान वाणी इससे संबंधित उनको जानकारी भी देती है कि आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो और इसके अलावा और भी उनकी जो डिमांड है उस पे डिस्कस किया जाता है, तो वो टीचर बताती है कि अगर पास के कोई स्कूल जो है, जो उससे अगर हमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो पास का स्कूल है उसमें बहुत ही रचनात्मक और नवाचारी पाठ्य सहायक सामग्री बनाई जाती है, तो उससे वो सीख सकती है। तो इससे ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है उस टीचर का ये सोचना कि वो पास के स्कूल के टीचर्स के काम को भी देख रही हैं, वो मालूमात रखती हैं और वो सीखना भी चाह रही हैं। तो इस कन्वर्सेशन से हम देखते हैं, ये जो प्रदर्शन वीडियो इसमें जो दिया गया है, इसमें हम देखते हैं कि विद्यालय प्रमुख एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में अध्यापक को अकादमिक सहयोग किस तरीके से प्रदान करता है और कितनी ही कुशलता पूर्वक वो अध्यापक से प्रश्न भी पूछ रही है, साथ ही उनके जो सॉल्यूशन है, जो स्वयं वो समस्या से जूझ रही है, उसके सॉल्यूशन वो स्वयं खोज रही है, उसके लिए एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसके साथ ही विद्यालय प्रमुख उनको कुछ सुझाव भी दे रहे हैं जहाँ पे आवश्यक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे संवाद में विद्यालय प्रमुख अध्यापक को एक स्वतंत्र और समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित भी करता जाता है। तो जिससे कि अध्यापक अपने व्यावसायिक विकास का स्वामित्व स्वयं कर सके। तो देखा जाए तो सहयोग, अध्यापकों का प्रशिक्षण और सलाह ये सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए अधिगम स्तर और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ बेहतर हो, ये सभी अकादमिक नेतृत्व के अहम घटक माने जाते हैं और इस वीडियो के द्वारा हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है और ये अगर स्कूल में इसी तरीके का वातावरण एक संस्था प्रमुख और टीचर के बीच में रहेगा तो निश्चित ही वो स्कूल में जो अधिगम प्रक्रियाएँ हैं बहुत ही सुचारू रूप से चलेंगी और अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण करने में बहुत ही सफल रहेंगी। चलिए, मॉड्यूल की अपनी इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि पर्यवेक्षक एवं अभ्यासकर्ता अर्थात विद्यालय प्रमुख और शिक्षक दोनों सीखें, दोनों एक साथ सीखें, इसके लिए आवश्यक है कि अकादमिक पर्यवेक्षण की विशिष्ट तकनीकों की जानकारी उन्हें हो। तो श्रद्धा जी, क्या आप किसी ऐसी तकनीक के बारे में हमारे शिक्षक साथियों को बताएंगी? जी सर, अकादमिक पर्यवेक्षण जो है वो आलोचनात्मक ना होकर के रचनात्मक होना चाहिए, या कहा जाए कि ऑटोक्रेटिक ना होकर डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और ये मॉड्यूल हमें दो महत्वपूर्ण जो तकनीक हैं उससे अवगत कराता है। इन दोनों तकनीकों को मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगी। पहली एक तकनीक है पूछे, वर्णन करें, पूछे। ये 3 स्टेप हैं एक्चुअली, जिसमें पूछे का तात्पर्य है कि जब एक पर्यवेक्षणकर्ता, जो कि एक संस्था प्रमुख भी हो सकता है, जब वह किसी कक्षा के अध्यापक का निरीक्षण कर रहा है, तो निरीक्षण हो जाने के बाद वह अध्यापक से पूछे, अर्थात ये पूछे कि आज आपने जो पढ़ाया है उसके क्या लक्ष्य हैं, या आपने जो आज जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो क्या आपने प्राप्त किए, या जो किया है उसमें और क्या सुधार हो सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न करके संवाद की शुरुआत पर्यवेक्षणकर्ता कर सकता है। और जब हम पर्यवेक्षणकर्ता इस तरीके का तकनीक का इस्तेमाल करता है तो एक अध्यापक को प्रथम अपनी बात रखने का अवसर मिलता है और उसका पर्यवेक्षण के प्रति एक कहा जाए कि विश्वास भी जागृत होता है। तो ये पहली तरीका हुआ कि पूछे हम शिक्षक से। इसके बाद दूसरा इसका कदम है या चरण है जो कि है वर्णन करें। अब बारी आती है पर्यवेक्षणकर्ता की। अब वह अपनी बात को रखेगा, जिसमें वह सर्वप्रथम जो शिक्षक ने अपनी बात रखी है उस पे फीडबैक देगा। इसके अलावा जब वह अपना वर्णन करेगा तो वो ये बताया कि मैंने क्या देखा, या मैंने साक्ष्यों जो अवलोकन किया उसके आधार पे क्या पाया। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके वह अपनी बात को रखेगा। लेकिन इसमें हमें पर्यवेक्षणकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वह बोले वो आलोचनात्मक ना हो बल्कि सहयोगात्मक हो, ताकि इससे जो हमारे अध्यापक हैं उनमें वो ये ना लगे कि हमारी बुराई या कमी निकाली जा रही है, बल्कि सही दिशा हमें प्रदान की जा रही है या नया जो हमें तरीका मालूम पड़ रहा है वो जानकारी मिले।
तीसरी स्थिति होगी फिर से पूछें। अब इस स्थिति में जब पर्यवेक्षणकर्ता अपनी बात रख लेंगे, तो इसके बाद पुनः शिक्षक से बात करें कि अब आप अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, उसमें किस प्रकार का बदलाव लाना चाहेंगे? या आपने जो जैसा किया है, वो क्या आप सही पाते हैं? और यदि उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो किस प्रकार का बदलाव आप करना चाहेंगे? आपने क्या सीखा आज के इस संवाद से? तो इस तरीके से जब पर्यवेक्षण किया जाता है, तो ये तकनीक जो है वो पूछे मना करे, पूछे इस तकनीक को हम फॉलो किया जा सकता है। दूसरी तकनीक जो बताई गई है वो है लर्निंग राउंड। लर्निंग राउंड में जो पर्यवेक्षणकर्ता होता है, उसमें अकेला संस्था प्रमुख ही नहीं बल्कि साथ में शिक्षक गण भी होते हैं। ये शिक्षक हमारे एक से अधिक भी हो सकते हैं और विभिन्न विद्यालयों के संस्था प्रमुख भी हो सकते हैं। कहा जाए कि एक समूह होता है जो कि पर्यवेक्षण का कार्य करता है और ये पर्यवेक्षण इस उद्देश्य से किया जाता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कुछ जो समस्यात्मक बिंदु हैं, जहां पर विद्यालय जिनको समाधान करने में नाकाम हो रहा है, तो उन बिंदुओं की जांच करना और उसके उस पर्यवेक्षण के आधार पे उस विद्यालय को सकारात्मक सुझाव दे पाना इस लर्निंग राउंड पर्यवेक्षण का उद्देश्य। इसके लिए जो समूह या टीम गठित की जाती है, वो सर्वप्रथम क्लास का या विद्यालय का जिस बिंदु के आधार पर निरीक्षण करने आई है, पर्यवेक्षण करने आई है, वह करती है और इसके बाद समिति के सभी सदस्य आपसी चर्चा के आधार पर एक निर्णय पे पहुंचते हैं और उस निर्णय को जो नेतृत्व करता है या पर्यवेक्षण मुक्त करता है, वो बताता है। तो इस प्रकार का जो ये पर्यवेक्षण की तकनीक है, उसको हम लर्निंग राउंड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो तकनीक बहुत ही कुशलता से संचालित की जा सकती हैं। जी सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि अगर हम एक ऐसे विद्यालय की कल्पना करते हैं जहां बच्चों के साथ शिक्षक, विद्यालय प्रमुख और सभी लगातार सीख रहे हैं और सीखना भी स्वतंत्र रूप से, सहयोगात्मक रूप से हो रहा है, सभी प्रकार से हो रहा है, तो ऐसे विद्यालय की अधिगम संस्कृति को निश्चित तौर पर हम उत्कृष्ट मानेंगे। तो शिवा जी, यहाँ पर प्रश्न आपसे है कि विद्यालय में ऐसी अधिगम संस्कृति के निर्माण संबंधी समस्त पहलुओं की कृपया आप चर्चा कीजिए। जी। जैसा कि आपने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षक भी सीख रहे हैं। तो ये जो शिक्षक या आप कह लें कि विद्यालय प्रमुख, इन सबको भी ये सीखने की प्रोसेस में सदैव ही शामिल रहना है, लगातार ही सीखते रहना है। तो निश्चित ही जो विद्यालय में जो संस्कृति का निर्माण होगा, वो अधिगम संस्कृति का निर्माण होगा विद्यालय की। तो ये अधिगम संस्कृति को पहले हम समझ लें कि इसको कैसे इस मॉड्यूल में परिभाषित किया गया है। तो इसको परिभाषित करने के लिए इसमें कुछ शब्द जो है कि जो प्रगतिशील मानसिकता को बढ़ावा दे, अध्यापक छात्रों और विद्यालय प्रमुखों को ना सिर्फ पाठ्य पुस्तकों बल्कि अन्य स्रोतों से भी सीखने को प्रेरित करे और एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करे और इसी से बनता है एक अधिगम संस्कृति का निर्माण होता है। तो जो ऐसा विद्यालय रहेगा वो एक गतिशील स्थान बनेगा, जहाँ शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रमुख और समुदाय निरंतर सीखते रहेंगे और जो सीखा है साथ ही उसे नवीकृत भी करते रहेंगे। तो जो विद्यालय अधिगम संस्कृति के निर्माण के कुछ बिंदु हैं, वो इस मॉड्यूल में इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले तो उसमें बोला गया है कि विद्यालय की जो प्रत्येक इकाई है, यानी शिक्षक है, विद्यार्थी है और जो समुदाय है, इन सभी को सीखने के अवसरों का सृजन करना अनिवार्य है। फिर साथ ही विषय वस्तु और सीखने सिखाने की तकनीक, ज्ञान और हम देखें कि विद्यालय को अधिगम केंद्रित संस्थान में बदलना है, यानी सभी इसमें सीखने के लिए तत्पर रहें और एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप हो कि सभी अधिगम केंद्रित संस्थान के रूप में वो एक दिखाई दे। फिर चौथा पॉइंट इसमें बोला गया है कि चिंतनशील अभ्यासकर्ता बने। अब चिंतनशील में यहाँ उनसे का तात्पर्य ये है कि स्वयं के विकास के लिए विद्यालय प्रमुख तथा अध्यापकों द्वारा सतत स्वयं का मूल्यांकन कर स्वयं
स्वयं का व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना। तो वो इस तरीके से वो स्वयं के जो किए गए कार्य हैं उसमें वो चिंतन करें, उसमें कहीं कमी हो या सुधार की आवश्यकता हो तो वो अवश्य करें। बेहतर बनाने के लिए दल अधिगम यानी कि एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने के अवसरों का निर्माण करना अनिवार्य है। फिर नवाचारों पे जैसे हमने बात की थी कि नवाचारों का इसमें स्वागत किया जाए, शिक्षक करता है तो उसको एप्रिशिएट किया जाए, साथ ही इसमें समुदाय और माता-पिता इन लोगों को भी शामिल किया जाए। फिर एक इसमें बात कही गई है व्यावसायिक प्रशिक्षण समूह का निर्माण और प्रोत्साहन मतलब विकास करना। तो इसके लिए भी जो नेतृत्व करता है इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण का कैसे वो निर्माण करेगा और प्रोत्साहित करेगा, कैसे विकास करेगा। इसमें जो दल अधिगम की बात कही गई है तो इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो छात्रों को अधिगम को बेहतर बनाने के लिए जो दल की बात की गई है कि इसमें नेतृत्वकर्ता जो है, विद्यालय प्रमुख जो है वो स्टाफ मीटिंग के द्वारा अपने बातें डिस्कस कर सकता है। ये मीटिंग महीने में 1 बार या हफ्ते में 1 बार भी हो सकती है। इसमें बहुत सारी पॉइंट पे जैसे नवाचार पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। पठन-पाठन की प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं, उस प्रोसेस पे विचार-विमर्श कर सकते हैं। इसके साथ ही आकलन प्रक्रिया पे डिस्कशन कर सकते हैं, फिर अधिगम संबंधी परिणाम पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग-अलग जो विधाएँ हैं, इनका प्रयोग करके विद्यालय में कैसे अधिगम संस्कृति का निर्माण और क्रियान्वयन किया जा सकता है। दल अधिगम के बारे में चर्चा करते हुए शिवा जी आप स्टाफ मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। तो स्टाफ मीटिंग में अगर हम विद्यालय की चुनौतियों पर बातें करते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं, तो ऐसी मीटिंग सहयोगात्मक दल अधिगम में बदल जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है विद्यालय के अधिगम संस्कृति के निर्माण का। तो अब श्रद्धा जी, प्रश्न आपसे यह है कि ऐसे अधिगम पूर्ण स्टाफ मीटिंग हेतु क्या आप अपनी कुछ राय दे सकते हैं? जी सर, दल अधिगम के लिए जो स्टाफ मीटिंग है एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर कह सकते हैं इसको कि स्टाफ मीटिंग के द्वारा जो दल है, दल मतलब हमारे जो विद्यालय के जो समस्त शिक्षक हैं, उनको सीखने सिखाने और आपसी चर्चा के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है स्टाफ मीटिंग। इस मॉड्यूल में स्टाफ मीटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चरण बताए गए हैं, मैं उन चरणों को डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि स्टाफ मीटिंग आयोजित करना हमारे सभी विद्यालयों में नियमित तौर पे होता रहता है, लेकिन इन महत्वपूर्ण चरणों को यदि ध्यान में रख के किया जाए तो स्टाफ मीटिंग के जो परिणाम निकलेंगे वो बहुत ही सार्थक निकलेंगे। तो इसके कुछ चरण हैं जो चरण जिन पर मैं बात करने जा रही हूँ। पहला चरण तो ये है कि जो हम स्टाफ मीटिंग आयोजित की जा रही है संस्था प्रमुख की तरफ से, उसके पहले से ही उद्देश्य निर्धारित हों कि वो किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मीटिंग या स्टाफ मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही। दूसरी बात कि स्टाफ के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत मीटिंग से संबंधित क्या एजेंडे होंगे उस पर भी पूर्व निर्णय ले लिया जाए। जब मीटिंग स्टार्ट हो, स्टाफ मीटिंग, तब प्रत्येक एजेंडे को हमें कितना समय देना है और पूरी जो स्टाफ मीटिंग है उसको कितना समय दिया जाएगा, ये भी निर्धारित कर लें ताकि स्टाफ मीटिंग के दौरान हर एजेंडे पर विस्तृत या जितनी आवश्यक चर्चा है होनी चाहिए वो हो सके। एजेंडा पर सभी जो हमारे शिक्षक हैं या जो भी इसमें हमारे दल के सदस्य भाग ले रहे हैं, उन सबके विचारों को सुनना और प्रमाणों जो हैं उनको साझा करना और किसी निर्णय पे पहुंचना, ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा जब किसी निर्णय पे हम पहुंचते हैं तो उसके आधार पर मीटिंग के उपरांत मीटिंग के अंतर्गत ही हमें समस्त जो इसके भागीदार हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपना और लक्ष्य निर्धारित करना, ये भी हमारे स्टाफ मीटिंग का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। मीटिंग के सभी सदस्यों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना और अंत में जो भी एजेंडा बनाया जाएगा या उसको लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया का फॉलो अप करते रहना और निर्णयों की समीक्षा करना, ये हमारी स्टाफ मीटिंग में होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चरण थे जो मैंने आपके समक्ष रखे।
जी सर। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और विद्यालय एक जो विकास योजना होती है उसके बारे में जानते हैं कि विद्यालय को उसके चरणबद्ध विकास के लिए जो दिशा निर्देश मिलता है, वो अपने स्कूल डेवलपमेंट प्लान या एसडीपी से मिलता है या विद्यालय विकास योजना से मिलता है। एक अच्छे विद्यालय विकास योजना में उसका लक्ष्य, टारगेट ये तो पूर्व डिफाइंड पूर्व निर्धारित होते हैं तथा कार्य योजना के चरण भी काफ़ी स्पष्ट होते हैं। तो शिवा जी, अब इस क्रम में आपसे गुजारिश है कि विद्यालय विकास योजना तथा इसके प्रमुख चरणों के बारे में आप हमें कुछ बताइए। सबसे पहले तो विद्यालय विकास योजना के बारे में बताएंगे कि ये ऐसी योजना है जिसमें एक निश्चित अवधि में विद्यालय द्वारा निर्धारित वांछित प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए एक विजन, लक्ष्य, उद्देश्य और रणनीतियां बनाई जाती हैं। तो जो लक्ष्य उसमें जो योजना बनाई जाती है उसमें लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, साथ ही कार्य योजना के जो विभिन्न चरण हैं वो इसमें स्पष्ट होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला चरण है इसमें विजन के बारे में बताया गया है। तो विद्यालय के विकास हेतु दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए जो विजन बनाना जो है वो सबसे पहला चरण है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जो विजन का पहली बात तो है, विजन का जो कथन है वो भविष्य के लक्ष्यों पर चिंतन या विचार होना चाहिए। दूसरी बात, विजन जो है वो मूल्य संचालित होना चाहिए। तीसरा, एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए। तो अगर हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 3 से 5 वर्ष हो सकता है इसकी अवधि। फिर ये एक रूपरेखा होती है विद्यालय विकास योजना की। तो ये निर्धारित करती है कि एक संस्था को क्या बदलाव लाने की आवश्यकता और ये बदलाव कब लाए जा सकते हैं। तो इसकी योजना के तैयारी के 3 चरण हो सकते हैं जिसमें 3 स्तर बताए गए हैं इसमें। पहला योजना, दूसरा क्रियान्वयन, तीसरा मॉनिटरिंग और उसका मूल्यांकन। तो इसमें जो पहला जो चरण है तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर योजना बनाई जा रही है तो उसके लिए समिति या दल का गठन किया जाए जिसमें कौन सी जिम्मेदारी किसको देनी है और उसके आधार पे उस दल का गठन किया जाएगा जिसमें टीचर्स को भी शामिल किया जाएगा, स्टाफ को, सब छात्रों को, सब एकजुट होके कार्य करना होगा और उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको काम बाँटा जाएगा। तो इससे उनमें अपनेपन की भावना भी बढ़ेगी और विद्यालय और उसके विकास के लोग और नज़दीक आ जाएँगे। तो इसमें 4 तरह के गठन जो है वो उसका एक सुझाव आया है कि 4 तरह के गठन का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे पहला हो गया योजना दल, दूसरा कार्य दल, तीसरा नेतृत्व दल और चौथा मूल्यांकन दल। इस तरीके से हम 4 दल बना सकते हैं। तो ये हो गया पहला चरण। अब हम दूसरे चरण की बात करें तो बेसलाइन डेटा। अब बेसलाइन डेटा क्या होता है? विद्यालय की जो समझ है, विद्यालय में नामांकन वगैरह है, भविष्य में नामांकन की जो आवश्यकता है या विद्यालय में अध्यापक की कमी है या किस अध्यापक को कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, फिर समुदाय की समझ है, इन सब जो पहलू है इस पे जो इकट्ठे किए गए सूचनाएँ या जो आवश्यकताएँ होती है ये बेसलाइन डेटा कहलाता है। बेसलाइन डेटा से विद्यालय स्टाफ को ये पता चलता है कि उनके पास क्या है और भविष्य में वो क्या चाहते हैं। तो विद्यालय विकास योजना में बेसलाइन डेटा और भविष्य की उपलब्धियों के बीच में ये जो है दूरी मापने का कार्य करता है। बेसलाइन डेटा के बाद हम बात करते हैं तीसरे चरण की जो है विज़न का निर्माण। तो विज़न निर्माण हेतु इसमें वर्तमान जो भूमिका है और जो अपनी भूमिका उस पे अपेक्षा जो है आज के समय में उस पे पुनः विचार मतलब करना होता है। तो इसमें ये देख सकते हैं अगर स्वयं के रूप में विज़न अगर देखा जाए तो आगामी 3 वर्षों में आप स्वयं को कहाँ देखना चाहेंगे? और अगर संस्था विज़न के बारे में बात की जाए तो आगामी 3 वर्षों में आप संस्था को किस रूप में देखना चाहेंगे? तो इसके बारे में सोचना होगा। इसके बाद इसकी सहायता से जो विज़न कथन का विकास किया जाएगा, ये भी एक सामूहिक अभ्यास होगा, अकेले नहीं किया जाएगा। तो विज़न कथन के जो निर्माण है उसके लिए कुछ बिंदु बताए गए हैं कि जो विज़न कथन हो उसमें उसका विज़न स्पष्ट होना चाहिए। फिर वो एक वाक्य में या संक्षिप्त अनुच्छेद में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए और साथ ही विज़न कथन में भागीदारी जो इसमें शामिल हैं उनका भविष्य के प्रति विश्वास और उचित मनोदशा झलकनी चाहिए।
फिर चौथे चरण की हम बात करें तो प्राथमिकताओं का निर्धारण की सबसे पहले विद्यालय की प्राथमिकताएं चुननी होगी कि क्या चीज ज्यादा उसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 वर्ष अगर मान लीजिए विजन को हमने दिया है कि 3 वर्ष में व्यवस्थित करना है, तो कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां की जा सकती है और किन गतिविधियों को प्राथमिकता देनी है, जिसमें जैसे कि बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पहचानना, उनका आकलन और उनके विकास, इसको हम सबसे पहले प्राथमिकता दे सकते हैं। फिर सभी अध्यापकों द्वारा बेहतर शिक्षण के लिए उनके ज्ञान और कौशल का विकास, या फिर सभी अध्यापकों और छात्रों हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक और अधिगम केंद्रित बनाना, ये सब भी प्राथमिकता में आ सकता है। फिर अगर हम 5वीं बात करें तो लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य जो उद्देश्य है ये भी सभी को मिलकर, भागीदारों के साथ मिलकर विद्यालय का विजन तैयार करने में निर्धारित करना होता है। अगर जैसे हम 3 वर्ष की बात कर रहे हैं कि हमने 3 वर्ष की अवधि ली है, तो वार्षिक लक्ष्य बनाने में भी जो उपयोगी होगा, जो विजन में अलाइनमेंट जो है आपको रखने होंगे, तो उसमें सबसे पहले लक्ष्य की बात करें तो ये प्राथमिकता उसमें जो किन पॉइंट्स को हम दे रहे हैं उसका अलाइनमेंट करेंगे, निर्धारित करेंगे। फिर लक्ष्य के भीतर भी 3-4 उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं उसमें। फिर वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम 1 वर्ष में 2 से 3 उद्देश्य अगर हम निर्धारित कर रहे हैं, तो उसमें क्या रणनीतियाँ होंगी और उसको कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में बनाया जा सकता है। फिर अगर 6वें चरण की बात करें, अनुश्रवण और मूल्यांकन तंत्र, जैसे कि मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं हम, तो विद्यालय विकास योजना तैयार जब हो जाएगी तो उसके पश्चात उसका क्रियान्वयन और समय के अनुसार उसकी मॉनिटरिंग करने की भी आवश्यकता है कि सब प्रोसेस सही चल रही है, टाइम टू टाइम चल रही है, जितना टाइम किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था उस टाइम में वो प्राप्त हो गया है या नहीं। अगर मान लीजिए वो और टाइम ले रहा है तो उसके आगे उसकी क्या प्रोसेस चेंज करनी होगी। तो ये सब चीजें जो है ये मॉनिटरिंग जो टीम है ये सब निर्धारित करेगा, उसमें उनको हेल्प होगी, ये सब डिसाइड करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारे चरणों को अगर हम पूर्ण करते हैं तो इस प्रकार से विद्यालय विकास की योजना बनाई जा सकती है। मॉड्यूल 13 पर चर्चा करते हुए आज के हमारे विशेषज्ञ श्रद्धा अग्रवाल मैम, शीबा खान मैम के साथ चर्चा करते हुए हमने विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना पर पूरे सार्थक चर्चा की। हमने छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व के महत्व को जाना। हमने छात्र अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व को जाना। विद्यालय में अधिगम संस्कृति के विकास के बारे में हमने जाना। और अभी लास्टली शीबा जी विद्यालय के विषय संदर्भ में विद्यालय विकास योजना की चर्चा कर रही थी। तो इस प्रकार से मॉड्यूल की यात्रा में समापन के बिंदु तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर श्रद्धा जी से एक निवेदन है कि मॉड्यूल 13 के बारे में हमारी समझ स्थायी बन सके, इस हेतु क्या श्रद्धा जी आप संपूर्ण मॉड्यूल को सारांशित कर देंगी? जी सर, ये मॉड्यूल हमारे समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसको मैं शॉर्ट में बिल्कुल सारांशित करना चाहूंगी। जैसे कि ये मॉड्यूल की सबसे पहले हम लोग ने जाना कि ये क्या है, यानी विद्यालय नेतृत्व क्या है। इसके अंतर्गत हमने नेतृत्व की संकल्पना की, लीडर बाय एक्शन या प्रभाव के द्वारा नेतृत्व, इनको जाना था। साथ ही नेतृत्व विकास के प्रमुख क्षेत्र, एक विद्यालय प्रमुख के अंतर्गत कौन से गुण होने चाहिए और साथ में छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व का महत्व, इनको हम लोग ने जाना। अगली चीज जो है कि विद्यालय नेतृत्व क्यों आवश्यक है विद्यालय नेतृत्व, इसको समझने के लिए हम लोग ने जाना कि विद्यालय नेतृत्व का महत्व है बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम की वृद्धि करने के लिए। आवश्यकता है हमारे विद्यालय को रिफॉर्म करने के लिए। आवश्यक है हमारे बच्चों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जो कि भयमुक्त हो और सीखने सिखाने के लिए उत्तम हो। साथ ही हमने इस मॉड्यूल में ये कार्य हम कैसे करें, यानी विद्यालय नेतृत्व को हम कैसे प्रबल बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, इसके लिए हमने अकादमिक नेतृत्व की अवधारणा, विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास कैसे किया जाए, संदर्भ विशिष्ट विद्यालय विकास योजना का निर्माण कैसे किया जाए
और आईसीटी पहल का नेतृत्व कैसे किया जाए, इन बिंदुओं को जाना। यानी कुल मिला के क्या, क्यों और कैसे की अवधारणा को समझकर हमने इस मॉड्यूल को पूरी तरह से सार्थक किया है। जी सर। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना एवं अनुप्रयोग पर हम बहुत ही सार्थक चर्चा अपने विशेषज्ञ द्वयों के माध्यम से कर रहे थे और हमारे विशेषज्ञ श्रद्धा अग्रवाल मैम और शीबा खान मैम ने इस मॉड्यूल के समस्त पहलुओं को बहुत सरसता के साथ, बहुत ग्राह्यता के साथ हम सबके समक्ष में रखा। तो बारी है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की और मैं प्रमोद श्रीवास्तव आप सभी के बिहाफ पर आज की चर्चा के हमारे विशेषज्ञ शीबा खान मैम, श्रद्धा अग्रवाल मैम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।